चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में ढोलू और उसके पिताजी रहा करते थे। ढोलू एक बहुत ही भोला भाला और मासूम लड़का था। उसकी सादगी और नासमझी ऐसी थी कि गांव वाले उसका मजाक उड़ाया करते थे। बेटा ढोलू, जाकर 1 किलो आटा लेकर आ जा। सारा आटा खत्म हो चुका है। रोटी बनाने के लिए थोड़ा सा भी आटा नहीं है घर में। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। दुकान यहाँ पास में ही तो है। अरे ढोलू रुक, जरा आटा लेते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, अच्छी क्वालिटी का लेना। पिछले बार जो लिया था वो ठीक नहीं था। ढोलू आटा लेने चला जाता है। अपने दोस्त मोहित के साथ खड़ा होता है। तभी उसे ढोलू आते हुए दिख जाता है। अरे वो देखो, ढोलू आ रहा है। अभी उसको बेवकूफ बनाते हैं। अरे ढोलू कहाँ जा रहा है? तुल भाई, पिताजी ने कहा है कि 1 किलो आटा लेकर आना, तो मैं बस वही लेने जा रहा हूँ। अरे ढोलू रुक जरा, तेरे पिताजी ने आटा नहीं चावल मांगे हैं, तूने शायद गलत समझा। अरे भाई, पिताजी ने तो साफ साफ आटा कहा था, मैंने खुद सुना था उनकी बात। अरे नहीं ढोलू, तेरे पिताजी ने तुझे चावल लाने को कहा है, इसलिए तू चावल ही लेकर जा, वरना फिर सब तुझे खामखा बेवकूफ समझेंगे। ढोलू दुकानदार से चावल लेकर अपने घर चला जाता है। फिर जैसे ही उसके पिताजी देखते हैं कि वह आटे की जगह चावल लेकर आ गया है, तो वह उससे पूछते हैं, ढोलू, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि आटा लेकर आना है, तो तू चावल क्यों लेकर आ गया? अरे पिताजी, आपने तो मुझसे कहा था कि आपने चावल मांगे हैं, तो मैं चावल ही लेकर आ गया। के पिताजी ढोलू को देखकर बहुत ही दुखी होते थे, क्योंकि वह बिल्कुल भी समझदार नहीं था। कुछ समय बाद पूरे गांव में भयानक सूखा पड़ जाता है। बारिश का नामो निशान तक नहीं रहता। आसमान से एक बूंद पानी भी नहीं गिरता। सारे तालाब सूख जाते हैं, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और खेत बंजर हो जाते हैं। गांव के सभी लोग पानी के लिए तरसने लगते हैं। प्यास से उनकी हालत खराब होने लगती है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं। ऐसे में गांव का एक सेठ, जिसकी जमीन पर किसी चमत्कार से थोड़ा पानी बचा रहता है, वो उस पानी को ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर देता है। सेठ जी, पानी भी कोई बेचने की चीज होती है क्या? ये तो ऊपर वाले की देन है, प्रकृति का वरदान है, जिसे सबके लिए खुला होना चाहिए। आप इसे क्यों बेच रहे हैं? यह पानी आपकी मेहनत से नहीं भरा, यह तो बारिश का पानी है। अरे नीरज, ये मेरी जमीन पर है तो मेरा हक हुआ ना, और मैं अपनी चीज का जो मन करे वो कर सकता हूं। अगर पानी चाहिए तो दाम चुका, वरना आगे बढ़। बहुत लोग लाइन में खड़े हैं खरीदने के लिए। सेठ जी, यह सब सूखा पड़ने की वजह से हो रहा है। अगर कुएं, तालाब और नदियां भरी होती तो कोई आपसे पानी क्यों खरीदता? आपने हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचा, गांव की भलाई के लिए कभी कुछ नहीं किया। लेकिन याद रखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। देख नीरज, मुझे ज्ञान मत दे। ये दुनिया पैसा समझती है, भावनाओं से कोई पेट नहीं भरता। मैं धंधा कर रहा हूं। नीरज सेठ से एक घड़ा पानी लेकर चला जाता है। अरे बेटा ढोलू, जा सेठ जी के यहां से पानी लेकर आ। घर में एक पानी की बूंद तक नहीं है पीने के लिए। लेकिन पिताजी, सेठ जी बहुत महंगा पानी बेच रहे हैं, हमारे पास पैसे भी ज्यादा नहीं हैं। बेटा, गरीब आदमी के पास कोई और चारा नहीं होता, पानी तो चाहिए ही, चाहे जैसे भी आए। अगर आज पानी ना आया तो हम पिएंगे क्या और खाना कैसे बनेगा? पिताजी, यह कितना बड़ा अन्याय है। जो चीज सबकी है उसे सेठ जी अपनी जागीर समझकर बेच रहे हैं। अगर हमारे कुएं तालाब ना सूखे होते तो हमें उनकी दुकान पर जाने की जरूरत ही ना पड़ती। ढोलू पानी लेने चला जाता है। अरे सेठ जी, एक घड़ा पानी दे दीजिए। कितने का दिया है एक घड़ा पानी? 20 का दिया है। अरे सेठ जी रुकिए जरा,
ये क्या माजरा है? कल ही तो आपने मेरे हाथ में एक घड़ा पकड़ाया था, और वो भी 10 रुपए में। आज सुबह सुबह दाम 2 गुना कैसे हो गया? 20 का कैसे कर दिया? ये तो सरासर अन्याय है। अरे भाई, अन्याय वन्याय चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सुनो तो सही, पानी खत्म हो रहा है, समझे? टैंकर की आवाज आनी कम हो गई, नदियां सूख रही हैं, कुएं बंजर हो गए हैं। ऐसे में दाम तो बढ़ेंगे ही। कल 10 का था, आज 20 का है। ये बाजार का नियम है, मेरी मजबूरी है। लेना हो तो लो, वरना और लोग भी हैं लेने के लिए। ढोलू घड़े में पानी लेकर घर आ जाता है। पिताजी, खाना तो किसी तरह बन ही जाएगा, लेकिन खेतों का क्या? पूरा खेत सूख चुका है। हरियाली तो जैसे हमसे रूठ ही गई हो। अगर पानी नहीं पड़ा तो इस बार फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। बेटा, हालात तो सच में बहुत खराब हो चुके हैं। पहले जब सूखा पड़ता था तो पास के गांवों से मदद मिल जाती थी, लेकिन अब तो वहां भी पानी का अकाल पड़ चुका है। कुछ ही दिनों में सेठ के तालाब का पानी भी पूरी तरह सूख जाता है, जिसके चलते अब पूरे गांव को पानी की भारी किल्लत से जूझना पड़ रहा था। हालात दिन बदीन बदतर होते जा रहे थे कि सामने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरपंच ने तुरंत एक कदम उठाया और सभी गांव वालों को एक सभा के लिए बुलाया ताकि इस संकट का कोई हल निकाला जा सके। हम सभी को पता है कि सेठ के तालाब का पानी भी अब खत्म हो चुका है। हालात दिन बदान बदतर होते जा रहे हैं। अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा गांव भी इतिहास बनकर रह जाएगा। हमें कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। सरपंच जी, ये संकट तो पहले कभी नहीं देखा। खेत बंजर हो गए, मवेशी मरने की कगार पर है, और लोग भूख प्यास से बेहाल हैं। कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना हालात और बिगड़ जाए। सरपंच जी, मैं सोच रहा हूं हमें उस रेगिस्तान की ओर जाना चाहिए जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर पानी की असली खोज करनी हो तो वहां जाना होगा। हो सकता है वहां कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे हमारा गांव बच सके। नहीं नहीं, वहां जाना सही नहीं होगा। क्या तुम्हें याद नहीं, हमारे पड़ोसी गांव के कुछ लोग भी वहां गए थे। पानी की आस में निकले थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे। वहां जाने का मतलब मौत को बुलावा देना है। पर सरपंच, हमें कुछ तो करना ही होगा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से नहीं मिलेगा। अगर हम डर कर यहां बैठे रहेंगे तो एक दिन पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। कम से कम हमें कोशिश तो करनी चाहिए। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अभी हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वक्त आने पर हम किसी न किसी को वहां भेज देंगे। तुमने देखा बहन, तालाब पूरी तरह सूख चुका है। अब हम पानी कहाँ से लाएंगे? घर में पीने तक का पानी नहीं बचा और मवेशियों को भी पानी नहीं मिल रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गांव प्यास से मर जाएगा। अगर हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे, बुजुर्ग, मवेशी सब प्यासे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हमें कोई समाधान निकालना होगा। हाँ बहन, मैंने देखा हालत तो बहुत ही खराब होती जा रही है गांव में। पहले ही पानी की समस्या थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही हद हो गई है। सरपंच जी ने बैठक तो बुलाई थी, लेकिन उसमें भी कोई ठोस हल नहीं निकला। क्या होगा हमारा? बस अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। अगर हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे, बुजुर्ग, मवेशी सब प्यासे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हमें कोई समाधान निकालना होगा। बहन, मगर करें क्या? बारिश भी समय पर नहीं हो रही और बाकी जल स्रोत भी सूखते जा रहे हैं। अगर कहीं पानी बचा भी है तो वहां तक पहुंचना आसान नहीं। ढोलू के पिताजी की तबीयत पानी ना मिलने की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उनकी हालत दिन भी दिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि पानी की कमी के कारण उन्हें कमजोरी और थकान महसूस हो रही है। बेटा, अब तो लगता है कि इसी प्यास के साथ हमें जाना होगा।
ये पानी की कमी अब हमारी किस्मत बन चुकी है। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगा। जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं हार नहीं मानूंगा। बेटा, सारा गांव पानी की समस्या से जूझ रहा है। मुखिया जी भी क्या करेंगे? जब खुद उनके पास कोई हल नहीं तो हमें क्या रास्ता दिखाएंगे? नहीं पिताजी, मैं हार नहीं मान सकता। मैं अभी मुखिया जी के पास जाऊंगा, पंचायत से बात करूंगा, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो कुआं खुदवाऊंगा, पहाड़ों से पानी लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको ऐसे तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता। ढोलू मुखिया जी के पास जाता है। मुखिया जी, आपको तो पता ही है कि गांव की हालत कितनी खराब हो चुकी है। हर तरफ सूखा है, बंजर हो गए हैं, कुएं सूख चुके हैं, और अब मेरे पिताजी इस हालत में हैं कि अगर उन्हें पानी नहीं मिला तो वे बच नहीं पाएंगे। ढोलू, तू बहुत मासूम है। मैं समझ सकता हूं कि अपने पिताजी को बचाने के लिए तू कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन सोच, जब पूरे गांव में ही पानी नहीं है तो तुझे अपने पिताजी के लिए पानी कहां से मिलेगा? लेकिन मुखिया जी, इसका कोई ना कोई रास्ता तो होगा। हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अगर पानी नहीं है तो हमें उसे खोजना होगा। मैं अपने पिताजी को मरते हुए नहीं देख सकता। बेटा, एक रास्ता है, पर वो रास्ता बहुत खतरनाक है। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि पास के रेगिस्तान में एक तालाब है, लेकिन वह कोई आम तालाब नहीं है। वहां एक जादूगरनी रहती है। वही गांव में पानी पहुंचाती थी, लेकिन वर्षों से कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगर वो तालाब सच में मौजूद है तो मैं वहां जाऊंगा। मैं पानी लेकर लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा, वहां जाना आसान नहीं है। जो भी वहां गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। रेगिस्तान की रेत लील जाती है लोगों को, और वो जादूगरनी, उसकी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। ढोलू, मैं तुझे वहां अकेला नहीं जाने दूंगा। ये रास्ता खतरनाक है, लेकिन अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं अपनी बेटी को भी तेरे साथ भेजूंगा। तभी मुखिया जी की बेटी आती है। पिताजी, मैं तैयार हूँ। अगर डोलू के पिताजी को बचाने के लिए मुझे इस रास्ते पर जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। मैं अकेले ही जा सकता हूं। मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डाल सकता। नहीं बेटा, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। ये एक परीक्षा है, और इसमें साथ देने वाला जरूरी है। मेरी बेटी निडर है और वो तेरा साथ दे। मुखिया की बेटी और ढोलू दोनों रेगिस्तान की ओर निकल पड़ते हैं। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए वे लंबे समय तक चलते रहते हैं। अचानक एक भीषण तूफान जाता है। तेज हवाओं और उड़ती रेत के कारण उनकी राह मुश्किल हो जाती है और वे आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। तूफान इतना प्रचंड होता है कि उनके लिए एक कदम भी उठाना नामुमकिन सा लगता है। लगातार चलते चलते वे पूरी तरह थक जाते हैं। उनकी सांसें। डोलू, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब और आगे बढ़ना सही होगा। अगर हम आगे बढ़ें तो मर जाएंगे। यहाँ पानी नहीं है। रास्ता खत्म हो गया लगता है। नहीं रानी, हमें रुकना नहीं है। हमें आगे बढ़ना ही होगा, चाहे जैसे भी हो। अगर हम यहीं बैठ गए तो यकीन मानो मौत हमारे और करीब आ जाएगी। हमें किसी भी तरह से पानी ढूंढना होगा, वरना मेरे पिताजी। डोलू, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में अपने पिताजी के लिए कितनी बेचैनी है, लेकिन अगर हम ही नहीं बचे तो उन्हें बचाने का क्या फायदा? मेरी हालत देखो, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, मेरी सांसें तेज हो रही हैं। अगर मैं और एक कदम भी चली तो गिर जाऊंगी। रानी, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत थक चुकी हो, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सिर्फ कुछ कदम और। अगर हम रुके तो यकीन मानो हम दोबारा चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। एक काम करो रानी, तुम यहीं रुको। मैं अकेला आगे जाता हूँ। पिताजी मेरे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी मेरी है। तुम क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो? अगर पानी हुआ तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हें ले चलूंगा। ढोलू रानी को वहीं छोड़कर तपती धूप में आगे चलता रहता है। वह बहुत ही थक जाता है, लेकिन उसे अपनी पिताजी की याद आने लगती है, पर वह रुकता नहीं, वह चला जाता है। कुछ दूर चलने के वह तालाब दिख जाता है।
ढोला तालाब के पास जाता है, तभी उसमें से जादूगरनी बाहर आती है। बेवकूफ लड़के, अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से चला जा, वरना मौत तेरे सिर पर मंडरा रही है। ये जगह तेरे जैसे कमजोर लोगों के लिए नहीं बनी। अगर तूने मुझसे भिड़ने की कोशिश की तो तेरी हड्डियां भी पहचान में नहीं आएंगी। अपनी जान बचाने नहीं, बल्कि अपने गांव के लिए आया हूं। तुमने हमारे गांव का पानी क्यों रोक रखा है? मेरे पिताजी पानी की कमी से तड़प रहे हैं। अगर उन्हें जल्द पानी नहीं मिला तो उनका बचना मुश्किल होगा। तुम इंसान कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हारे जैसे लोग पानी की कीमत नहीं समझते। पानी सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि एक अनमोल खजाना है, और तुम लोग उसे बर्बाद करते हो, बिना सोचे समझे बहा देते हो, यूं ही बेकार कर देते हो। मुझे ये बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैं उन गांवों का पानी रोक देती हूँ जो इसकी कदर नहीं करते। जादूगरनी, हमसे गलती हुई होगी, लेकिन प्यास से मरते हुए लोगों का क्या दोष? मेरा गांव अब पानी के बिना खत्म हो रहा है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब तड़प रहे हैं। मेरे पिताजी, वो अब और नहीं सह पाएंगे। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मुझे पानी चाहिए तो बदले में तुझे अपनी जान मुझे सौंपनी होगी। अपनी जिंदगी दे देगा तो तेरे गांव को पानी मिलेगा। ढोला के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी आंखों के सामने अपने पिताजी की कमजोर हालत आ जाती है। सूखे होठ, प्यास से तड़पता शरीर। वो जानता है कि उसकी जिंदगी उसके पिताजी से ज्यादा कीमती नहीं। कुछ देर तक वो गहरी सोच में डूब जाता है, फिर अचानक फैसला कर लेता है। ठीक है जादूगरनी, अगर मेरी जान देकर मेरे गांव को पानी मिल सकता है तो मैं तैयार हूं। मेरी जान ले लो, लेकिन बदले में मेरे गांव को हमेशा के लिए पानी दे दो। मुझे नहीं लगा था कि तू इतना हिम्मती होगा। आम लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तू अपने गांव के लिए मरने को तैयार है। ये दिलचस्प है। मेरे लिए मेरे पिताजी और मेरे गांव के लोग सबसे जरूरी हैं। अगर मेरी कुर्बानी से उनकी प्यास बुझ सकती है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ और नहीं होगी। पर मैं ये चाहता हूं कि मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी दोस्त से मिलना दिया जाए, ताकि मैं उससे कुछ कह सकूं। ठीक है, जा तू उसे मिलकर आ। आखिरी बार ढोला रानी के पास जाता है। रानी, मेरे पिताजी से कहना कि उनका ढोलू बेवकूफ नहीं था, हिम्मत वाला था। उसने अपने गांव के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और गांव वालों से कहना कि पानी अनमोल है, उसकी बर्बादी ना करें, क्योंकि जिसे प्यास की सच्ची तकलीफ नहीं पता, वो कभी उसका महत्व नहीं समझ। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। प्लीज मत जाओ। रानी, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मेरे साथ यहाँ तक आई। तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई। लेकिन अब मेरी राह अलग है। ढोलू, अगर तुम नहीं रहे तो मैं कैसे रहूंगी? और तुम्हारे पिताजी क्या? तुमने सोचा कि उनका क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा उनके लिए अपनी जान दे चुका है? मैं जानता हूँ रानी, ये आसान नहीं होगा, पर यह जरूरी है। अगर मैं अपनी जान देकर पूरे गांव को पानी दे सकता हूँ तो यह सौदा बुरा नहीं है। और हाँ, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा। पानी मिल गया है, लेकिन इसकी कीमत मेरी जान है। इतना कहकर ढोला वहां से चला जाता है, एक अनिश्चित भविष्य छोड़कर। उसी दौरान एक रहस्यमय जादूगरनी प्रकट होती है, जिसके पास असीम शक्तियां थीं। उसने ढोलू को अपने जादू के जाल में फंसा लिया और उसकी जान ले ली, लेकिन यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। ढोलू की जान के बदले में जादूगरनी ने पूरे गांव को पानी का वरदान दे दिया। सूखे हुए गांव में चमत्कार सा हो गया। जहां कभी पानी की एक बूंद के लिए तरसते थे, वहां अब पानी की कोई कमी ना रही। और उसने दुखी मन से ढोलू के पिताजी को सारी बात बताई। उसने कहा, ढोलू ने अपनी जान की कुर्बानी देकर पूरे गांव को पानी का तोहफा दिया है। उसका यह बलिदान हमें हमेशा याद रखना होगा। पिताजी की आंखों में आंसू छलक आए,
लेकिन उन्हें गर्व भी हुआ कि उनके बेटे ने इतना बड़ा काम किया। गांव वालों ने ढोलू की याद को अपने दिलों में संजो लिया। उन्होंने एक साथ मिलकर प्रण किया कि अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करेंगे।